कपिल कुमार स्वागत करता हूं माई फैमिली स्टार चैनल पर आपका। तो आइए देख लेते हैं, यूपी स्पेशल होने वाली है, यूपी स्पेशल क्लास होने वाली है। जी के जीएस होगा इसमें। जी के जीएस यूपी पुलिस के लिए और यूपी ट्रिपल एससी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और इसकी बात करेंगे अब। ये बात करेंगे तो माई फैमिली स्टार चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मेरी 6 वीडियो मतलब छठी वीडियो है। मेरी 5 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी हैं और मैं आपका भाई कपिल कुमार स्वागत करता हूं माई फैमिली स्टार चैनल पर। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये 2023 के लिए मतलब हेल्पफुल रहने वाली वीडियो है, हेल्पफुल रहने वाली वीडियो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है? लगभग होती है, लगभग होती है। तो इसके बारे में बात करें तो ये होती है 455 से 390 nm। 455 से 390 nm होती है बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम की बात करें, एंगस्ट्रॉम की स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की बात करें तो ये होती है 39 एंगस्ट्रॉम। ये होती है 39 एंगस्ट्रॉम। और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तथा लाल रंग की प्रकाश मतलब तरंग दैर्घ्य, लाल रंग की बात करें तो लाल रंग की होती है, लाल की होती है 65 63 लाल रंग की होती है, लाल की 65 63 लाल रंग की एंगस्ट्रॉम सबसे ज़्यादा होती है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है मक्खन। मक्खन का उदाहरण है, मक्खन का उदाहरण है निलंबन या कोलाइड, घोल या पायस या मिश्रण। तो इसका कौन सा हो जाता है? इसका हो जाता है पायस। पायस पायस हो जाता है इसका आंसर। किसका? मक्खन पायस का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। इमल्सन दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रवों को मिलाने से बनता है दूध, गोंद एवं मक्खन पायस का उदाहरण है। दूध, गोंद, दूध, दूध, गोंद, गोंद मक्खन का उदाहरण है। गोंद मक्खन का उदाहरण है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। बारूद मिश्रण का उदाहरण है। बारूद भी मिश्रण का उदाहरण है। बारूद भी मिश्रण का उदाहरण है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका हो जाता है पायस। तो अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते? क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते। गैलोवर सॉल्ट, वाशिंग सोडा, बेरेक्स बोरेक्स और एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इसका हो जाता है, क्या हो जाता है इसका? इसका हो जाता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इसका क्या हो जाता है? एप्सम सॉल्ट। और एक सूत्र इकाई में मौजूद पानी के अणुओं की एक निश्चित संख्या क्रिस्टलीकरण कहलाता है। दिए गए विकल्प में मतलब एप्सम सॉल्ट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते, जल के 10 अणु नहीं होते इसमें। और एप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है MgSO4। MgSO4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है किसका? एप्सम सॉल्ट का। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वर्ष 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण या जोनाथन डकन या सर विलियम मुइर मुइर मदन मोहन मालवीय। तो किसने की थी? किसने की थी? ये डंकन हो जाता है, डंकन। किसने की थी? तो ये की थी किसने? सर विलियम मुइर सर विलियम मुइर ने की थी। इसकी स्थापना 1857 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मुइर ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया था। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्रिटिश काल में किया गया था। इसका उदाहरण मतलब ब्रिटिश काल में बनाया गया था इसको। ब्रिटिश काल में बनाया गया था इसे। संयुक्त प्रांत के नाम से, संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे विलियम मुइर। तो ये विलियम मुइर ने बनाया था। इसकी स्थापना की थी विलियम मुइर ने इलाहाबाद में 1857 ईस्वी में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु या असम या पश्चिम बंगाल। तो इसकी बात करेंगे, किसका नेतृत्व किया था? किसका नेतृत्व किया था? तो बात करेंगे इसकी। तो ये किया था उत्तर प्रदेश सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है। महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाती है? सुचेता कृपलानी फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री हो जाती हैं और किसी भी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला भी है। भारतीय महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 1963 से
और 1967 तक कार्य किया। इन्होंने विपक्षी दल के नेता जेबी 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 कृपलानी से विवाह किया था जेबी कृपलानी से। तो बात करेंगे इसकी, सुचेता कृपलानी संविधान सभा की सदस्य थी। ये संविधान सभा की सदस्य भी थी, संविधान सभा की। और बात करें भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने गुप्त रूप से सक्रिय होकर कार्य किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ऑपरेशन जीरो आवर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। तो इसकी बात करेंगे तो बात करें योगी आदित्यनाथ चुने गए थे। और बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ 2017 में और भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटें उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट हो जाती है विधानसभा की। बीजेपी ने 312 सीट पर जीत दर्ज की थी 2017 में। बीजेपी ने तत्कालीन गोरखपुर के सांसद थे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। इन्होंने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इन्होंने शपथ ली थी। ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं, परिषद के सदस्य भी हैं ये। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे 2017 में। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तोता हो जाता है, या गरुड़ हो जाता है, या राम चिड़ैया हो जाता है, और या फिर सारस हो जाता है। तो इसकी बात करेंगे, ये सारस हो जाता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो बात करें सारस हो जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, मतलब जनसंख्या में उत्तर प्रदेश भारत का फर्स्ट राज्य हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश मतलब राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और बात करें उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाता है उत्तर प्रदेश में। और टाइगर रिजर्व मतलब पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो बात करें संयुक्त प्रांत संयुक्त राज्य, या उत्तर प्रांत, या रामकृष्ण प्रदेश, तो इसकी बात करेंगे 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसे संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के नाम से एक प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। और पुनः 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो बात करेंगे आगरा, या वाराणसी, या कानपुर, या लखनऊ। तो किस शहर में किया जाता है। तो ये किया जाता है आगरा में। आगरा के अंदर किया जाता है, आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में किया जाता है ये मेला। बात करें यमुना के किनारे मेला का आयोजन श्रावण मास यानी कि सावन में किया जाता है। यह मेला भगवान शिव के सम्मान में लगाया जाता है। कैलाश मेला के पीछे मान्यता यह है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है यमुना नदी के किनारे। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ये कहाँ लगाया जाता है। आगरा में लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ये हो जाती है लखनऊ हो जाती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। बात करेंगे इसकी, आगरा नहर, या शारदा नहर, या ऊपर गंगा नहर, या निचली गंगा नहर। तो बात करेंगे इसकी कौन सी नहर हो जाती है। शारदा नहर हो जाती है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। कौन सी हो जाती है। उत्तर प्रदेश की शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। यह नहर उत्तर प्रदेश तथा नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे बनावसा
से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 12,368 किलोमीटर हो जाती है इसकी कुल लंबाई। और बात करें शारदा नहर से पीलीभीत बरेली शाहजहां, यानी कि पीलीभीत बरेली 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 और शाहजहां, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, उन्नाव में सिंचाई होती है। लखनऊ उन्नाव में इसकी सिंचाई होती है इससे। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो सन 2000 में, या 1991 में, या 2016 में, या 2011 में? तो यह आया था सन 2000 में। सन 2000 में अस्तित्व में आया था। तो ये सन 2000 में अस्तित्व में आया था उत्तराखंड सन 2000 में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम की, तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ये मतलब देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, भूमि के नाम से। और बात करें राजाजी नेशनल पार्क, ये मतलब फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 1930 में सीवी रमन ने डैश 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 के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बात करें साहित्य के लिए, शांति के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र के लिए? तो कब मिला था? तो ये मिला था भौतिक शास्त्र के लिए। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक शास्त्र के लिए। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला था। और बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की थी। लाइट की खोज नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। नोबेल पुरस्कार से 1930 में सम्मानित किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? एन इक्वल म्यूजिक, बिस्टली, द रिवार्ड, अर्थ, प्लम्बर, रेकबीन। तो ये कौन सी है? तो इसकी बात करते हैं। तो इसकी हो जाती है बिस्टली हो जाती है बिस्टली। तो बात करेंगे इसकी बिस्टली टेल्स इसका पूरा नाम है। बिस्टली टेल्स विक्रम सेठ तथा मेलकम या के द्वारा लिखी गई है। ये कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। और इसे मतलब पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनकी पुस्तक को। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 14 है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो 1 नवंबर 1984, या चल मर्दाने, या दो चट्टाने, या अग्निपथ? तो इसकी बात करेंगे तो ये हो जाता है अग्निपथ हो जाती है इनकी लास्ट कविता अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के प्रख्यात कवि हैं। किसके? हिंदी भाषा के कवि हैं। हिंदी भाषा के प्रख्यात कवि हो जाते हैं ये। हिंदी और छायावाद से संबंधित थे ये। छायावाद से संबंधित है, इनका मतलब संबंध है छायावाद से। और बात करें इनकी तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? फेडरिक, या कार्ल विलहेल्म सीले, या विलियम मार्डोज डोक, या कार्ल लैंड स्टीनर ने? तो बात करें इसकी, ये की थी खोज किसने की थी? ये कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी इसकी खोज। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये मतलब रक्त समूह कौन कौन से हैं, इनके समूह की खोज की थी। समूह कौन कौन से हो जाते हैं? तो समूह की बात करेंगे तो समूह हो जाते हैं ए बी और ओ। ये 4 रक्त समूह की खोज की थी इन्होंने, कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगी? आईटी हब? तो इसकी बात करेंगे लखनऊ, या नोएडा, या आगरा, या वाराणसी। तो कहाँ करेगी? तो ये करेगी लखनऊ में करने जा रही है, ये लखनऊ में करेगी। और बात करें लखनऊ यूपी की राजधानी हो जाती है लखनऊ। सीएम योगी मुख्यमंत्री हो जाते हैं यहाँ के। आईटी हब, इसमें 3 भाग हैं, 3 भाग हो जाते हैं इसके, 3 भाग हो जाते हैं। एक आईटी हब हो जाता है आईटी हब, और एक बिजनेस हब हो जाता है, बिजनेस हब हो जाता है। और बात करें एक हो जाता है इनक्यूबेशन हब हो जाता है, इनक्यूबेशन हब। और इनका तीनों से कनेक्ट होगा, ये तीनों कनेक्ट होंगे एक में। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है?
तो इसकी बात करेंगे मलक्का जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य, या पाक जल डमरू मध्य, या सुंदा जल डमरू मध्य, या मलिकू कंडू। तो इसकी बात करेंगे, ये हो जाता है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य हो जाता है, पाक जल डमरू मध्य। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच जल संधि कौन सी हो जाती है? पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य हो जाती है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच उपस्थित जल संधि को कहा जाता है। और बात करें बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ता है, तो ये जोड़ता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और बात करें मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आपस में जोड़ता है, ये जोड़ता है आपस में। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे बड़ा यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा? तो बात करें मध्य प्रदेश या गुजरात या बिहार या तमिलनाडु, ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, उज्जैन में बनेगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगा यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल कहाँ पर बनेगा? उज्जैन में। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल यहाँ की राजधानी हो जाती है, भोपाल यहाँ की राजधानी हो जाती है। और शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, सीएम। और गुजरात की गांधीनगर हो जाती है। बिहार की बात करें पटना, बिहार की पटना। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसकी बात करेंगे 11 अगस्त या 12 अगस्त या 13 अगस्त या 14 अगस्त। तो ये मनाया गया 13 अगस्त को, 13 अगस्त को मनाया गया, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डोनेशन डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हो जाता है। इसकी मतलब थीम की बात करें, थीम है इसकी मतलब वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। इसे इसका उद्देश्य है प्रेरित करना सभी को, मतलब प्रेरित मनुष्य को प्रेरित करना किडनी, लीवर या कोई भी शरीर का अंगदान जिससे कर सके। तो बात करें इसकी अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। और बात करें रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है रक्तदान दिवस। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है हमारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो बात करेंगे इसकी, तो कौन सा? दिल्ली या मुंबई या लखनऊ या कोलकाता। तो ये हो जाता है दिल्ली हो जाता है। मेट्रो की टिकट दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पर भारत का पहला मेट्रो स्टेशन बनेगा, पहला मेट्रो बनेगा दिल्ली की टिकट पर कार्बन उत्सर्जन में होने वाली कटौती को दिखाया जाएगा, और जिससे ग्राहक के ग्राहक मन में जागरूकता बढ़ेगी। अंतिम लक्ष्य इसका क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? 2070 हो जाता अंतिम लक्ष्य। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है निम्नलिखित में से मैं किस शहर की बहरीन राजधानी है? तो बहरीन की बात करेंगे, बहरीन की हो जाती है अंकारा या दोहा या मनामा या बेरूत। तो इसकी हो जाती है मनामा बहरीन की राजधानी हो जाती है, बहरीन की। और फारस की खाड़ी मध्य पूर्व एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश हो जाता है, इस्लामिक देश हो जाता है ये इस्लामिक देश। और तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाती है, तुर्की की राजधानी क्या हो जाती है? अंकारा हो जाती है। मुद्रा इसकी लीरा। कतर की राजधानी दोहा हो जाती है, कतर की राजधानी क्या हो जाती है? दोहा, कतर की राजधानी दोहा। और रियाल यहाँ की मुद्रा हो जाती है, रियाल यहाँ की मुद्रा हो जाती है। और बात करें लेबनान की बात करें, लेबनान की बैरूत राजधानी हो जाती है, लेबनान की राजधानी क्या हो जाती है? बैरूत। और मुद्रा की बात करें तो पाउंड यहाँ की मुद्रा हो जाती है, पाउंड यहाँ की मुद्रा हो जाती है लेबनान की। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुषमा स्वराज या मीरा कुमार या प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन। तो कौन सी थी? तो इसकी बात करें, ये हो जाती है मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हो जाती है, महिला लोकसभा अध्यक्ष। भूतपूर्व भारतीय सेवा की अधिकारी एवं भारत के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार थी। 15वीं लोकसभा 2009 में बिहार के सासाराम से सांसद बनी, बिहार के सासाराम से सांसद बनी थी, सासाराम से सांसद बनी थी। और लोकसभा अध्यक्ष बनने ये प्रथम महिला थी। और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 4 जून 2009
4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक था। 16 मई 2014 तक था इनका लोकसभा का कार्यकाल। और बात करें, इन्होंने वर्ष 2017 में राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन पराजित हुई। लोकसभा का चुनाव मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा 2017 के अंदर। 2017 में लोक मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था इन्हें, लेकिन पराजित हासिल हुई। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ था? बात करें झांसी, हैदराबाद, दिल्ली या मेरठ में, तो किस शहर में हुआ था? तो बात करेंगे इसकी, ये हुआ था मेरठ के अंदर। ये होता है मेरठ के अंदर। मेरठ के अंदर शुरुआत की बात करें 10 मई 1857। 10 मई 1857, 1857 में शुरू होता है। और बात करें, इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय हो जाते हैं। 1856 से 1862 में, 1862। और बात करें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्श स्ट्रॉन थे। 1857 में विद्रोह मुगल शासक बहादुर शाह जाफर द्वितीय ने किया था। और बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कहा। भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम विद्रोह कहा था किसने? बी डी सावरकर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसकी बात करेंगे, ये हो जाता है गुजरात से हो जाता है। गुजरात से संबंधित है। यह एक सेल की तरह दिखता है। एक हाइजेनिक नाश्ता है। गुजरात, गांधीनगर हो जाता है गुजरात की राजधानी। और बात करें, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया गुजरात में। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाता है हमारा, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे मतलब पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो ये हो जाता है उद्यंत उद्यंत मारतंड इसका आंसर हो जाता है उद्यंत मारतंड तंड तंड। और भारत का पहला हिंदी भाषा का अखबार उद्यंत मारतंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में को पंडित जुगल किशोर शर्मा ने कानपुर से किया था। पंडित पंडित जुगल पंडित जुगल किशोर पंडित जुगल किशोर पंडित जुगल किशोर बात करेंगे इसकी, पंडित जुगल किशोर ने कानपुर से किया था। कानपुर से किया था पंडित जुगल किशोर ने। और भारत के प्रथम समाचार पत्रकार जेम्स आगस्टन हिक्की ने 1780 ईस्वी में साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र का बंगाल गजट के रूप में किया गया था। बंगाल गजट कब आया? मतलब 1780 ईस्वी में बंगाल गजट आया। 1780 ईस्वी में भारतीय पत्रकारिता के मतलब दास को पत्रकारिता राजकुमार कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सी गेहूं की पैदावार देने वाली बीज किस्म जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो बात करें, इंदिरा सोना या लार्मा रोजो या एराइज तेज या अंकुर। तो इसकी बात करेंगे, ये कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है लार्मा रोजो। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें, शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो ये हुई थी 1966 में। 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। इसकी पैदावार देने वाली गेहूं की किस्म की खेती लार्मा रोजो उच्च पैदावार वाली गेहूं की बीज है, जिसका भारत की हरित क्रांति में व्यापक योगदान है। हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन हो जाते हैं भारत में। एम.एस. स्वामीनाथन। और नॉर्मन बोरलॉग किसके हो जाते हैं? विश्व के हो जाते हैं। हरित क्रांति के भारत में गेहूं को आयातक से निर्यातक बना दिया गया लार्मा रोजो। इसका आंसर हो जाता है सही लार्मा रोजो। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो बात करें इसकी, व्यवहार राम मनोहर सिंह,
लाल बोस या श्याम प्रसाद मुखर्जी या बेनेगल नरसिंह राव या बेनेगल नरसिंह राव की बात करें तो इसने किया था बेनेगल नरसिंह राव। बात करें संविधान सभा का गठन नवंबर नवंबर 1946 में हुआ था। नवंबर 1946 में होता है संविधान सभा का गठन। और बात करें संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। राज्यों की संख्या विधानसभाओं द्वारा किया गया। और संविधान सभा के सलाहकार के रूप में बात करें ज्यूरिस्ट व आईपीएस अधिकारी सर बी.एन. राव को चुना गया। संविधान सलाहकार के रूप में बी.एन. राव कौन थे सलाहकार? बी.एन. राव, जिन्होंने संविधान सभा का मसौदा तैयार किया गया था। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पूरे देश में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। और संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी नवंबर 1946 में। बी.एन. राव सलाहकार थे, इसके सलाहकार थे। और बात करें मसौदा किसने तैयार किया था? संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार करने वाले कौन है? बेनेगल नरसिंह राव। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो बात करेंगे इसकी उदयपुर, जोधपुर, मैसूरू, जयपुर। तो ये हो जाता है जोधपुर में। जोधपुर राजस्थान में हो जाता है ये। जोधपुर राजस्थान के अंदर हो जाता है। और बात करें इसका निर्माण 1943 में कराया गया था। इसका निर्माण जो कराया गया था 1943 में कराया गया था इसका निर्माण। यह एक निजी भवन है। इसका नाम जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है। इस भवन के वास्तुकार की बात करें बुद्धमल राय। वास्तुकार कौन हो जाते हैं? वास्तुकार कौन हो जाते हैं? बुद्धमल राय हो जाते हैं वास्तुकार। वर्तमान में इसे एक रॉयल होटल के रूप में विकसित किया गया है। रॉयल होटल के रूप में। तो ये कहाँ पड़ता है? जोधपुर में, राजस्थान। जोधपुर उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में? जोधपुर में, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोग रहते हैं? लावड़ी लोक नृत्य है। लोक नृत्य हो जाता है ये। लोक नृत्य हो जाता है। लोक नृत्य की बात करेंगे, क्या हो जाता है ये? लोक नृत्य हो जाता है। नृत्य, तो ये हो जाता है लोक नृत्य। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या सिक्किम या तमिलनाडु। तो ये हो जाता है महाराष्ट्र का हो जाता है महाराष्ट्र का लावणी नृत्य। महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। इस नृत्य की वस्तु वीरता, प्रेम, भक्ति, दुख होता है। लावड़ी के अतिरिक्त तमाशा भी, यहाँ का तमाशा भी हो जाती है। कोली भी हो जाता है। कोली भी हो जाता है महाराष्ट्र का। बात करें ले अईम भी हो जाता है यहाँ का। गफ भी हो जाता है। गफ भी हो जाता है यहाँ का। और बोहदा भी हो जाता है। और गोरीचा भी हो जाता है। गोरीचा भी हो जाता है यहाँ का। बात करें पेवाड़ा भी महाराष्ट्र का अन्य लोक नृत्य है। पेवाड़ा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाता है क्या? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का नृत्य की बात करें तो रासलीला हो जाता है। कजरी हो जाता है। कजरी नौटंकी हो जाता है। नौटंकी हो जाता है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु का हो जाता है। तमिलनाडु का क्या हो जाता है? कूमी हो जाता है। कोल्लम हो जाता है। कोल्लम हो जाता है। और कावड़ी हो जाता है। कावड़ी भी हो जाता है। भरतनाट्यम भी हो जाता है। भरतनाट्यम भी हो जाता है तमिलनाडु का। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाता है। वह कौन सा अंतिम वर्ष का जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो बात करेंगे इसकी, तो ये हो जाता है वर्ष 2016 में या 2012 में या 2008 में या 2004 में। तो ये किया गया था 2016 में। 2016 में भारत में पृथक रूप से रेल बजट की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में। रेल बजट की शुरुआत एकवर्थ समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। वर्ष 1924 से की गई। वर्ष 1924 से की गई थी। और बात करें 1924 से 2015 तक रेल बजट अलग से पेश होता था। वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा अलग से रेल बजट को प्रस्तुत करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया 2016 में। और इसे सामान्य
सामान्य बजट में मिला दिया गया था, मिला दिया दिया मिला दिया। और बात करें विवेक देवराव समिति, विवेक देवराव समिति, विवेक देवराव समिति, समिति के द्वारा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है वर्ष 1973 में, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसकी बात करें तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन या विलियम जॉर्ज वाकर, विलियम जॉर्ज वाकर। तो ये हो जाते हैं वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग हो जाते हैं 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग रेगु रेगुलेटिंग लेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया था, एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल के रूप में इनका कालखंड 1773 से 1785 तक रहा था, 85 तक, 1785 तक इनका कार्यकाल रहा, जिन्होंने 1772 में स्वराज बोर्ड का गठन किया था, राजसभा बोर्ड का गठन किया था वारेन हेस्टिंग ने, वारेन हेस्टिंग ने। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 32। क्वेश्चन नंबर 32 है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू, बी के कृष्ण मेमन, बलदेव सिंह या यशवंत राय। तो कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, पहले रक्षा मंत्री? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसकी बात करेंगे तो ये हो जाते हैं बलदेव सिंह, बलदेव सिंह हो जाते हैं। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिज्ञ थे। और कैलाश काटजू की बात करें, कैलाश काटजू एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ाद हिंद फौज के बचाव दल 1945 लाल किला मुकदमा के वकीलों के पैनल के एक सदस्य थे, पैनल के एक सदस्य थे 1945 में। और बात करें वकीलों के पैनल के सदस्य थे, एक पैनल के एक अध्यक्ष भूला भाई देसाई थे। यशवंत राव की बात करें, भारत में विपक्ष के नेता थे यशवंत राव, भारत में विपक्ष के नेता, भारत में विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता थे यशवंत राय, भारत में विपक्ष के नेता। और कृष्ण मेमन की बात करें तो ये रक्षा मंत्री रहे कृष्ण मेमन। रक्षा मंत्री की बात करें कब से कार्यकाल है इनका? 1953 से और 1962 तक, 1953 से 1962 तक रक्षा मंत्री रहे थे ये भारत के। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, साबरमती, तापी, माही। तो किस नदी पर स्थित है? ये है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर हो जाती है, नर्मदा नदी पर। और भारत की इसकी बात करें, नर्मदा नदी पर हो जाती है। और बात करेंगे हम नर्मदा नदी और भारतीय, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता। और बात करेंगे इनकी, इन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात देसी रियायतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली में सत्याग्रह हुआ था। ये इन्हीं के प्रयासों का सफल परिणाम है। बारदोली सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली सत्याग्रह में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 34। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग का उत्पादन होता है अंडाशय, बीजांड, परागकोश, पुष्प योनि। तो किस में होता है? ये किस में होता है? तो ये परागकोश में होता है, परागकोश में होता है इसका मतलब पराग का उत्पादन परागकोश में होता है। तो बात करें इसे, परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट भी कहते हैं, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे सभी, और मतलब शेयर भी करेंगे। तो थैंक यू दोस्त, मैं आपका भाई कपिल कुमार स्वागत एंड वेलकम करता हूं, और लास्ट यहीं पर होता है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो अगले क्वेश्चन की मतलब लास्ट